नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में दावों और वादों के साथ ही चुनावी संघर्ष तेज हुआ है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया है तो हिंदू धर्म के आराध्य पर उल्टी सीधी कहानियां सुनाने पर घिर गए हैं केजरीवाल। क्या कुछ चल रहा है दिल्ली की सियासत में, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बेलगावी सम्मेलन की बात होगी जिसमें बात आ रही है कि गांधी जी जरूरी या मजबूरी है कांग्रेस के लिए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। और बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। 20 नक्सली ढेर हुए हैं। क्या रही है सरकार की रणनीति, इस पर भी चर्चा करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार। गरियाबंद में 1 करोड़ रुपए के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग। युवाओं पर फोकस, कहा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक देंगे मुफ्त शिक्षा। कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक के बेलगावी में महाधिवेशन। जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को एक साथ साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस। आरजी कर अस्पताल मामले में हाई कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। अभियुक्त संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग। निचली अदालत ने संजय रॉय को दी है उम्र कैद की सजा। और तेज हुई संभल हिंसा की जांच। मामले की पड़ताल के लिए फिर संभल पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। 3 सदस्यीय आयोग ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। घटना से संबंधित लोगों के बयान भी किए जा रहे हैं दर्ज। तो सबसे पहले बात होगी नक्सलवाद पर कड़े और बड़े प्रहार की। 20 नक्सलियों को ढेर किया है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के जंगलों में। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में पूरे जंगल में 1000 जवानों ने 60 से ज्यादा नक्सलियों की घेराबंदी की थी। सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। इसके साथ ही SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल, AK-47, इंसास और अन्य स्वचालित हथियार भी बरामद किए गए हैं नक्सलियों के पास से। मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। बैकअप पार्टी भेजी गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पहले फोर्स का 15 से 20 किलोमीटर का घेरा था। अब नक्सली 3 से 5 किलोमीटर में सिमट कर रह गए हैं। इस ऑपरेशन को जनवरी की शुरुआत में ही बस्तर इलाके में हुए नक्सली हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। बस्तर में नक्सली हमले में शहीद हुए थे 1 ड्राइवर सहित 9 जवान। अब सुरक्षा बलों ने इनके रेड जोन में घुसकर ही यह ऑपरेशन किया है, इसको अंजाम दे रहे हैं। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पुलिस के जॉइंट प्रयास का नतीजा है, जो नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। दरअसल नक्सलवाद से निपटने के लिए कई स्तर पर योजनाएं चलाई गई हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए नियत नेलानार योजना लाई गई है। यह योजना नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रभावी साबित हो रही है और बस्तर के गांवों में बड़े बदलाव का प्रतीक बन रही है। इसके साथ ही तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के सभी बॉर्डर्स पर नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जॉइंट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बड़ी सफलता बताया है। गृह मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों की तारीफ करते हुए लिखा
कि नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों में आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं। तो गरियाबंद जिले में ये जो नक्सली ऑपरेशन चलाया नक्सलियों के खिलाफ निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल छत्तीसगढ़ से इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। सोमेश, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखते हैं? और ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों को उनके गढ़ में घुसकर ये ऑपरेशन किया गया, कैसे देखते हैं इसको? 20 नक्सलियों का ढेर किया जाना बहुत बड़ा ऑपरेशन। जी निखिल, जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से 2024 में सुरक्षा बलों को सफलता मिली, 200 से ज्यादा नक्सलियों के एनकाउंटर पे मार गिराया है, उसी तरह से 2025 में भी इस जनवरी में अब तक 25 से ज्यादा नक्सलियों के एनकाउंटर पे मार गिराया है। आज जो एनकाउंटर हुआ है छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला इलाका है, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। बस्तर के बाद नक्सली अब गरियाबंद इलाके में घुसे हुए थे। जो सुरक्षा बल के जवान है, उन्हें सूचना मिली थी कि 60 से ज्यादा नक्सली गरियाबंद के जंगल में उस इलाके में घुसे हुए थे और ये उड़ीसा का बॉर्डर लगता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी, इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, उड़ीसा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौजूद थी। सीआरपीएफ के साथ जो उस इलाके में जब पहुंचते हैं, जो गरियाबंद का इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका, जहां पर पिछले 38 घंटों से मुठभेड़ चल रही है और इनकाउंटर में अब तक जो 20 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, जो इनकाउंटर हो रहा है इस वक्त, और इनकाउंटर में और भी नक्सली बढ़ सकते हैं, माने नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ सकती है, क्योंकि जो इलाका है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। और जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में घुसकर नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो सुरक्षा बल के जवान है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, माने ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा बल के जवान जिस लोकेशन पे उन्हें जानकारी मिली थी कि नक्सली है इस इलाके में, तो ड्रोन कैमरे की मदद से उन्हें सर्च किया गया। फिर उस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान है पहुंचते हैं और उनसे इनकाउंटर करते हैं। पहले जो नक्सली थे, जो जंगल होने के कारण, घोर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण नक्सली छुप कर सुरक्षा बलों के जवानों के ऊपर हमला करते हैं। फिर कुछ दूरी पर जाकर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर सुरक्षा बलों के जवानों के ऊपर फायरिंग की जाती है नक्सलियों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से नक्सलियों के इलाके में घुसकर उनसे लोहा लेते हैं और लगातार इनकाउंटर में अब तक 20 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। निश्चित तौर पर बड़ा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। जी बिल्कुल खत्म किया जाएगा और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बदली हुई रणनीति है, सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन इस तरह से, यानी कि केवल जो हथियार के बदौलत उनको गन डाउन करने का ही नहीं है, बल्कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने का भी है, उनके विचारों में परिवर्तन करने का भी है। उनको ये बताना है कि आप आइए और समाज के साथ मुख्य धारा में शामिल होइए। ये ऑपरेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। जी निखिल, जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार की जिस तरह से बस्तर के इलाके में योजना चल रही है, राज्य सरकार की योजना चल रही है, जो पहले नक्सली में शामिल थे, सरकार की योजना का लाभ लें, सरकार की पुनर्वास नीति की योजना का लाभ लें, और लगातार अगर वो गोली हमला करते हैं या तो सुरक्षा बल के जवान भी उनपे एक लगातार वो हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। और जिस तरह से लगातार पिछले 1 वर्षों में लगातार जो सुरक्षा बल के जवानों को 2024 में जिस तरह से सफलता मिली है, और आज 2025
में भी जिस तरह से वो उस इलाके में लगातार सुरक्षा बलों को जवानों को सफलता मिल रही है। जिस तरह से मैं एक चीज और महत्वपूर्ण बताऊं, बस्तर जो कोर नक्सल प्रभावित इलाका है, चाहे दंतेवाड़ा, कांकेर, अबूझमाड़ बताते हैं कि नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान घुस कर लगातार नक्सलियों से इनकाउंटर कर रहे हैं, लगातार उनको मार गिरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान है और एक रणनीति के तहत ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आज जिस तरह से गरियाबंद के इलाके में उड़ीसा के बॉर्डर पे आज जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, ये करीबन 36 घंटे से इनकाउंटर चल रहा है और इस इनकाउंटर में जिस तरह से 20 नक्सली मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और अभी हमें सूचना ये मिल रही है कि अभी ये इनकाउंटर उस इलाके में जारी है। हाईटेक जो नक्सली के पास हथियार मिले हैं, AK-47 मिले हैं और आधुनिक हथियार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस, उड़ीसा पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद उस इलाके में सुरक्षा बलों को जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। और साफ तौर पे जिस तरह से गृह मंत्री का भी साफ तौर पे कहना यह है कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। तो कहीं ना ये तस्वीर जिस तरह से अलग अलग इलाकों से देखने को मिलती है। जो हमारे दर्शक हैं उनको याद होगा कि बूढ़ा पहाड़ से किस तरह से जो वो भी एक गढ़ हुआ करता था, बिहार से लेकर के और उड़ीसा और झारखंड, इन पूरे इलाकों में नक्सलवाद को किस तरह से खत्म किया। अब छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा के इलाके जो लगे हुए हैं वहां पर अबूझमाड़ जिसका आपने जिक्र किया, किस तरह से वहां पर रेड जोन में घुस करके ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वहां पर भी इसकी समाप्ति की जा रही है। और अगर कहा जाए कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सोमेश पटेल। और तमाम योजनाएं भी सरकार ने चलाई हैं लगातार इसके लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में नियत निरानार जो योजना है उसके तहत जो गांव-गांव तक विकास की जो एक किरण है वो लेकर के आए हैं। जिस तरह से नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने की बात कही गई है, जिस तरह उनके विचारों में परिवर्तन लाने की बात कही गई है, वो भी अपने आप में किसी ऑपरेशन से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत एक बड़ी सफलता नक्सलियों को ढेर करने में मिली है। 20 नक्सलियों को ढेर किया है और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि ये संख्या अभी बढ़ सकती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर बेलगावी से है। कर्नाटक के बेलगावी में दरअसल कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है। ये पिछले दिनों होना था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की वजह से वो हो नहीं पाया था और अब ये हो रहा है। बेलगावी सम्मेलन की बात करेंगे। गांधी जी जरूरी या मजबूरी, ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कांग्रेस से क्योंकि अब महात्मा गांधी का नाम, जय भीम जय बापू का नाम बार बार जब लिया जा रहा है इसमें, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये पहला मौका था बेलगावी में जब महात्मा गांधी ने बेलगावी कर्नाटक के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार की थी। 100 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने उसी पुण्यभूमि से शताब्दी अधिवेशन को मूर्त रूप देने की कोशिश की है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो गांधी जी ने कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली थी उस दौर में, और उसे ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं कांग्रेस नेता DK शिव कुमार। और उन्होंने कहा कि आज के सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी अपने अंदर विभेद को खत्म करके एकता का संदेश देगी। लेकिन क्या ऐसा उनके गृह प्रदेश कर्नाटक में भी होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा इनफाइटिंग पर जो सवाल है वो कर्नाटक से उठ रहे हैं। इस अधिवेशन का स्लोगन है जय बापू, जय भीम और जय संविधान। यानी कांग्रेस पार्टी गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी की विरासत पर अधिकार करना चाहती है। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने स्लोगन को कांग्रेस पार्टी अभी ताज़ा रखना चाहती है। इस रैली का समापन 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में होगा, जहां कांग्रेस नेता एडिटेड वीडियो का हवाला देकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश कहते हैं कि महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है, संविधान के मूल्यों पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन पार्टी की ओर से यह नहीं बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ इन नारों का जमीनी हकीकत क्या है। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारा देश स्वच्छ नहीं है, हमारे धार्मिक स्थल पवित्र नहीं है, हमारे समाज में अस्पृश्यता है, तो फिर हमें आज़ादी मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन गांधी जी के इन विचारों को जीने वाला, उसे जमीन पर उतारने वाला आज़ादी के बाद ऐसा पहला नेता PM नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है, जिन्होंने झाड़ू लेकर मलिन बस्तियों से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। गांधी जी के प्रति ये देश का पहला समर्पण था जो उनके भारत को महज 5 साल में खुले में शौच से मुक्ति दिला दी। PM मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, जो दुनिया को अचंभित करने वाली घटना साबित हुई। अस्पृश्यता दूर करने के स्वच्छ भारत अभियान ने समाज में बड़ा योगदान दिया। मानव विसर्जन को लोगों ने अपने घरों में
साफ करने की आदत डाली, जिसका संदेश गांधी जी ने अपने आश्रम में जब वो रहते थे तब वो दिया करते थे। सर पर मैला ढोने की रिवायत को स्वच्छ भारत ने पूरी तरह से बंद किया है। भारत में सैकड़ों सालों की इस घनघोर अमानवीय कृत्य को बंद करवाने का श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। प्रयागराज कुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां पीएम मोदी ने 2019 में इसके सफल आयोजन का श्रेय स्वच्छता कर्मियों को दिया था। पीएम खुद इन स्वच्छता कर्मियों के पैर धोकर उनके काम को गौरवान्वित करते हैं। वाल्मीकि समाज के बीच पीएम मोदी के इस भावनात्मक लगाव ने उन्हें गांधी जी के विचारों को जीने वाला इस दौर का सबसे बड़ा समाजसेवी बनाया है। लेकिन गांधी उपनाम वाले राहुल गांधी बेलगावी से ये दावा तीसरी पीढ़ी के बाद भी कर रहे हैं कि यह विरासत उनके परिवार की है। इसका निर्णय गांधी जी के नाम नहीं बल्कि उनके आदर्शों को जमीन पर उतारने से ही संभव हो पाएगा। और बात जब अंबेडकर की करेंगे तो अंबेडकर के संविधान को कितना लागू किया, कितनी बार अपमानित किया, किस तरह से उसको डील किया, ये भी सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और कांग्रेस ने अपने समय में, चाहे वो जब अंबेडकर जीवित थे तो उस दौरान उनके साथ क्या व्यवहार किया था कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने, ये सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आज के समय में ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो क्या है कि आज आप गांधी जी के साथ साथ जय भीम का नारा लगाने के लिए भी मजबूर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि बापू के सम्मान में बेलगावी में कांग्रेस महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान का एक महा रैली का आयोजन किया गया है। 27 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि मऊ में यही जय बापू, जय भीम, जय संविधान एक और रैली वहां आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक भाजपा सांसद रमेश जिगजिगा जिनने इस दलितों पर हिंसा की घटना की निंदा की बात कही थी। ये खबर और ये बाइट हम आपको बाद में दिखाएंगे, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में, थोड़ा नहीं इसको हम बाद में दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल कोई बात नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि गेस्ट हमारे शायद एक गेस्ट इसमें जुड़े नहीं है, लेकिन 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस चर्चा को शुरू करेंगे। दर्शकों को शायद इस बात को समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं और इसके साथ में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है, वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अगर विनोद जी इस पूरी खबर को इस तरह से भी समझने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि गांधी जी आज के समय में जब कांग्रेस कहती है कि हम 100 साल के बाद उन्हीं की बात को वापस लेकर के आ रहे हैं और हम जो अपने अंदर आपस की जो फूट है उसको दूर करेंगे और गांधी जी के सपनों को जिएंगे, तो क्या ये सच नहीं है कि गांधी जी उनके लिए दरअसल मजबूरी बनते जा रहे हैं और उस मजबूरी में उन्होंने अंबेडकर को भी लपेट लिया है? निखिल, मैं आप ही के बात से आऊं, जो आपकी रिपोर्ट ने अभी आपने दिखाई है, 3 पीढ़ी क्या है, 4थी पीढ़ी है गांधी के परिवार के, गांधी के नाम से। तो आप ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इतने सारे गांधी के बाद अगर ये गांधी जी को लेके और बापू के नाम से जय बापू, जय भीम और जय संविधान का इनका एक महाधिवेशन हो रहा है उसी जगह पे जहां 1924 में महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार ये उन्होंने अध्यक्षता की जिम्मेदारी ली थी। कहा गया था कि कांग्रेस के बीच में जो अंतरकलह है उस अंतरकलह को कम करने के लिए बापू ने इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता करके कांग्रेस में एक मैसेज देने की कोशिश की थी। गांधी जी उसके बाद फिर दोबारा कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हुए। सवाल उससे ज्यादा है कि जो अब अपनी रिपोर्ट में आज के जो कांग्रेस के अधिवेशन है बेलगावी में 100 साल के बाद, जिसको वो शताब्दी समारोह कहते हैं, उसमें यह जानना जरूरी है कि गांधी एक व्यक्ति हैं या गांधी एक विचार। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही और गांधी परिवार ने लगातार गांधी के एक व्यक्ति के रूप में उनका यूनिवर्सिटी के नाम, उनके नाम पे चौक चौराहे के बाद गांधी के विचार को कितना जिया है, ये एक सवाल तो लोगों के मन में है। और इस पीढ़ी को अगर गांधी को किसी नई पीढ़ी के लोग जानते हैं तो गांधी के विचार से जानते हैं। और उस गांधी के विचार को आजादी के बाद अगर मैं कहूं या मैं इसके दावे के साथ कहूं तो उस विचार को जीने वाला सिर्फ कोई एक है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गांधी के उस विचार को कैसे जिया है इसका जीता जाता उदाहरण आपके पास में है
कि गांधी ये पहला स्वतंत्रता सेनानी के वो आंदोलनकारी थे या आंदोलन के वो नेता थे जिन्होंने सत्याग्रह की भूमिका में सामाजिक भागीदारी की भूमिका बनाई और देश के इस डाइवर्सिटी को एक करने की कोशिश की थी, उसे जन आंदोलन बनाया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 के बाद आप देखिए कि समाज में जितने भी अभी तक ये परिवर्तन हुए हैं, जितने भी अभी नए स्वच्छ भारत अभियान के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में जितने अभियान पीएम मोदी ने शुरू किया है वो सामाजिक भागीदारी से शुरू किया है और वो भागीदारी सीधे सीधे गांधी के आदर्श को स्थापित करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब आपने देखा होगा 2015 में झाड़ू लगाते हुए वाल्मीकि आश्रम के मलिन बस्ती से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो वो भी एक गांधी का विचार ही था जो गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर यह देश स्वच्छ आप नहीं होगा, अगर इस तरह की गंदगी में हम जीने की आदत डाले रहेंगे तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चीज जब आप देखते हैं और वो सत्याग्रह जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चंपारण से शुरू की थी और 5 साल के बाद 2 अक्टूबर को गांधी के जन्मदिन पे वो पूरे देश को जो ये शौच से मुक्त देश के नाम पे उन्होंने जो एक स्वरांजलि दी थी, वो देश ने देखा था कि गांधी को जीने वाला, गांधी के आदर्शों को लोगों के सामने में रखने वाला, गांधी के विचारों को अक्षरशः देश में पालन करने वाला अगर कोई नेता, कोई पीएम हमारे सामने में है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। अगर ये गांधी के विचार के अलग, अगर बेलगावी में ये दूसरा नैरेटिव बन रहा है तो वो भी लोगों के सामने में आज होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर। तो गांधी के आदर्श दरअसल किस तरह से सियासत इस पर हावी है और किस तरह से ये कहा जाए। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। और आपका हम इंतज़ार कर रहे थे, शायद आप कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से आप जुड़ नहीं पाए थे। फिलहाल सवाल आपसे कि ये जो बेलगावी सम्मेलन हो रहा है, 100 साल के बाद आप गांधी जी को दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे आदर्श जिसको कहते हैं वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं अपना लिए, स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गया है क्या? आप अपना म्यूट ठीक कर लें, एक बार चेक कर लें। अगर ये कहना सर कि जो है मोदी जी ने गांधी जी को अपना लिया, पहली बात तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। किस तरीके से उनके पैतृक संगठन आरएसएस ने जो है महात्मा गांधी जी का विरोध किया है, ये देश को जानना चाहिए और जो नहीं जान रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनाते हैं, अच्छी बात है कि हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारे विचारों की जीत है। और गांधी जी एक विचार हैं, गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस उनके विचारों पर ही चलती है और उनके आदर्श में भी चलती है। अब बात आ रही है कि किस तरीके से अभी विनोद जी ने स्वच्छ भारत की बात की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत के पहले उस योजना का नाम था निर्मल भारत और उसका राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे यहाँ जनार्दन त्रिपाठी महेवा मलकिया ग्राम सभा के प्रधान थे, वो हमारे यहाँ भी उनको निर्मल भारत का पुरस्कार मिला था। तो ये कह देना कि वो मोदी जी ने नाम बदला। उस समय 3200 रुपए मिलते थे, उस योजना को बढ़ाकर उन्होंने 12,000 रुपए कर दिया और उसके बाद उस पर एक स्वच्छता टैक्स लगा दिया, जिसमें उन्होंने कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों से स्वच्छता के नाम पर वसूली की। लेकिन आज आप गाँव में चले जाएंगे नहर किनारे तो उसी तरीके से लाइन में लगे हुए लोग शौच करते मिल जाएंगे आज भी, लोगों से टैक्स उसके स्वच्छता के नाम पर लेने के बाद भी। अब आती है विचारों की बात। गांधी जी बिल्कुल महात्मा गांधी के विचारों से कोसों दूर हैं, अन्यथा प्रज्ञा ठाकुर भाजपा से बाहर हो जाती, जो जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। वो हिंदू महासभा की महिला जो गांधी जी के फोटो पर चाकू भोंकने का काम करती है, उन पर मुकदमा लिखा जाता है, वो जेल चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इनको अगर जाते हैं बाहर तो इनको दिखते नहीं। क्या मजबूरी है कि आप इनको दोबारा लेकर आना चाह रहे हैं? संदीप जी सवाल ये भी है, संदीप जी सवाल ये भी कि आपके लिए क्या मजबूरी है कि आपको ये जय गांधी, जय भीम, जय संविधान ये क्यों करना पड़ रहा है? नहीं सर, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारे है ही है तो हमारी मजबूरी क्या। हमारे एक बात बताते हैं निखिल जी, हमारे यहाँ 2 भाई थे, तो दो दादा के और चाचा के लड़के थे। आपको लग रहा है कि राह से भटक गए थे, अब दोबारा उसी ट्रैक पर आए तो ज्यादा ठीक होगा? नहीं, हम आजीवन रहे हैं उसी ट्रैक पर, हम उससे हट ही नहीं सकते। वो हमारा बेस, हम कार्डर बेस पार्टी नहीं है, हम विचारों की पार्टी है और विचार के ही आधार पर लोगों के बीच जाते हैं। आज भी हम कार्डर बेस पार्टी नहीं है। हम आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के हम अगर व्यक्तिवादी होते तो हम कार्डर बनाते। ठीक है, कार्डर हमने नहीं बनाया, ठीक है, आते विचारों पे चलते। एक बात और मैं कह दूं निखिल जी, देखिए एक व्यक्ति जो दादा चाचा की बात कर रहे थे, एक के पिताजी चोर थे और एक के पिताजी महात्मा थे। तो वो बताते, अपने पर्चे बताते थे कि मैं
फला का भतीजा हूँ जिसके पिताजी चोर थे। तो आज वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। इनके पितामह दीनदयाल उपाध्याय नाम अच्छी नहीं बात लेंगे, यह है कि श्यामा वो प्रसाद जो मुखर्जी पिता नाम नहीं और लेंगे। भाई थे अरे वाह, चाचा, कांग्रेस से दरअसल जो मैं समझ पा रहा हूँ, संदीप जी आपकी बात आ गई, संदीप जी आपकी बात आ गई, वो भतीजा हो भांजा हो कोई भी हो, वो महात्मा के आदर्शों को ले, वो चोर के आदर्शों को ना ले, ये ज्यादा जरूरी है। बात आदर्शों की हो रही है। एसएन सिंह के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है संदीप जी आपकी बात आ गई। एसएन सिंह के पास, ठीक है, दूसरे के पिता को पिता कहने में मजा ठीक है, आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आदर्श लिए जा सकते हैं ना, किसी के आदर्श लिए जा सकते हैं। एसएन सिंह जवाब दीजिए। देखिए क्या होता है, असली और नकली में कुछ तो अंतर होता होगा, जरूर अंतर होता होगा, तभी लोग कहते हैं ये असली है नकली है। असली गांधी जी जो थे वो संपूर्णता के भाव से सबको समानता के अधिकार की बात करते थे, लेकिन देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले जो गांधी थे ही नहीं, गांधी जी की उपाधि लेने वाले नकली की बात करेंगे तो उस समय जो सम्मेलन हुआ था वो भी भारत में हुआ था, लेकिन वो विभाजित भारत नहीं था। जो विभाजित भारत हुआ, आज जो सम्मेलन हो रहा है वो विभाजित भारत जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग करा के कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है। और उस समय जो सम्मेलन गांधी जी के असली जो गांधी जी थे, जो जिनको कहा जाता है कि वो जीवन दर्शन है, वो भारत के जीवन दर्शन है, वो संपूर्णता के भाव से। आज के जो नकली गांधी हैं वो तो हिंसा को जन्म देते हैं, वो तो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, वो राम की सत्ता को ही नहीं मानते हैं। और उस समय के जो गांधी जी थे, जिसको जीवन दर्शन हम लोग मानते हैं, जिसको महात्मा कहते हैं, वो तो कहते थे कि नहीं, हे राम से ही शुरुआत करना चाहिए, राम आदि है, राम अनंत है, राम विश्व है, राम सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि आज जो बैठक हो रही है, पिछली भी बैठक आप देखे होंगे, चाहे जिन कारणों से खत्म हुई, उस दिन भी जो नकली वाले लोग थे वो भारत का पता नहीं टूटा हुआ कौन सा नक्शा लगा दिए थे, जो दूरदर्शन पे भी दिखा गया था, सारे देश के लोगों ने देखा। तो आज जो विचारधाराओं में विभाजित कांग्रेस है वो बैठक कर रही है। जो गांधी जी कहते थे हिंसा नहीं होनी चाहिए, जिसने देश में सर्वाधिक हिंसा कराने का कार्य किया, जिसने आतंकवादियों को पनाह देने का कार्य किया, जिसने देश का विभाजन कराने का कार्य किया, आज वो लोग गांधी जी का इसलिए चोला ओढ़ रहे हैं क्योंकि वो नकली हैं। असली और नकली में यही अंतर होता है कि असली जो होते हैं उनको सब लोग अपनाते हैं, और नकली जो होते हैं वो कहते नहीं हमको जबरदस्ती अपनाइए, वो सिखों की हत्याएं कराते हैं। और उस समय गांधी जी ने दो बातें कही थी, उसको आज यहां स्पष्ट करना होगा। गांधी जी ने कहा था कि झूठ बोलना, फरेब करना, ये बहुत बड़ा हिंसा है। इसी बेलगामी में गांधी जी ने कहा था आज के 100 साल पहले। लेकिन वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है वो तो झूठ के सहारे पे जा रही है। भाई पूरी दुनिया को पता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और जो नकली गांधी है वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं। पूरी दुनिया ये मान के चलता है कि भारत में सभी लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को प्रतिपादित करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत बन रहा है। वहां झूठे लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जार सोरोस के पक्ष में खड़े जा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि असली नकली में अंतर होता है। गांधी जी से इनका कोई वास्ता नहीं, हे राम से इनका कोई वास्ता नहीं, भारत से इनका कोई वास्ता नहीं। इस नाते नकली असली की तरह हो नहीं सकता है। वर्तमान की जो बैठक हो रही है वो विभाजित बैठक हो रही है। वो भारत को पता नहीं राज्यों का क्या क्या कहते हैं, अभी बोले थे वो भारत से ही लड़ना चाहते हैं। गांधी जी तो जो फिरंगी थे उनसे लड़ने की बात करते थे। तो मुझे इसीलिए कहना पड़ेगा कि उस समय का परिदृश्य और आज का परिदृश्य बहुत अलग है। और लास्ट में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ है वो जिन उद्देश्यों के लिए गठन हुआ है, जब देश की आजादी मिल जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन नकली असली रूप धारण करके ऐसे ही दिखाने का कार्य करते हैं, जबकि देश और प्रदेश दुनिया के लोगों ने जान लिया कि गांधी की विचारधारा से इनका कोई वास्ता नहीं। ठीक है, ठीक है। संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना चाह रहा हूं दरअसल। जी निखिल, मैं सिर्फ संदीप जी की बात से उन्होंने एकदम लोडेड ऐसे लगा कि उनको गांधी के नाम को और बापू के नाम को छूते ही उनको लगा ये कांग्रेस की धरोहर है, इसे कोई छू नहीं सकता, इस पे कोई दूसरा अधिकार नहीं जता सकता, उसकी विरासत को कोई पहचान नहीं सकता। संदीप जी, ये आपके कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहाँ है कि एक कांग्रेस पार्टी की अभी ऑफिस बना है, अभी दीनदयाल उपाध्याय रोड में। आपने दरवाजा दीनदयाल उपाध्याय रोड पे नहीं खोला है क्योंकि आपका पता दीनदयाल उपाध्याय होता कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का। आपने दूसरे बाएं से दरवाजा खोला है उल्टा, जो आपको कम से कम दीनदयाल उपाध्याय का नहीं होना चाहिए, नाम नहीं रहना चाहिए। इट्स ओके।
सवाल उससे इंपॉर्टेंट है कि हमने आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर चीज़ों पे रखा है। गांधी विचार या व्यक्ति, गांधी विचार और व्यक्ति के रूप में आप तुलना कीजिए। आज जो आपके यूपी में आप जहां से हैं, वहां के तीर्थ स्थल जो आज सुशोभित है, पूरी दुनिया में वो विरासत जिस तरह से निखर के आई है, वो गांधी का संकल्प था। 1906 ईस्वी में मैं आपको ऐतिहासिक तथ्य बताता हूं, जो यही गांधी जी जब बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ की हालत देख के उन्होंने कहा था कि हमें शर्म होनी चाहिए कि हम अपने इस पवित्र धार्मिक स्थलों को एक तरह से पवित्र नहीं रख पाते हैं, उनको गंदगी के कूड़े में, ढेर में छोड़ चुके हैं। आज आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए। आप गांधी को जीने वाला, गांधी के आदर्श को स्थापित करने वाले की बात जब आप करते हैं, तो इस देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं। आप निर्मल भारत योजना से कंपैरिजन करने लगे। यार एक जो चीज है जिसको व्यवहारिक बात कहते हैं, उसको रखिए अपने सामने में। आज जब आप ये देखिए दलितों की अस्पृश्यता की बात करते हैं, तो आप वो भूल गए वो दिन जहां महिला ढोने के लिए एक परंपरा समाज में बनी हुई थी, एक जाति बना दी गई थी। कहां गई वो जात? कहां गई ओड़ीबाज? लेकिन मैं एक बात बताता हूं, मैं बहुत, हम लोग सीरियस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। समाज को धूल झोंकना और समाज की विकृति को आपको बढ़ाने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि समाज में अनटचेबिलिटी कैसे खत्म हुई है लगभग, तो उसके पीछे स्वच्छ भारत अभियान का योगदान है। आज लोग खुद अपने घरों में अपने शौचालय साफ करते हैं, जिसके लिए वो एक ड्यूटी में रखते थे लोग। तो ये चीज जो व्यवहार में, जिसको बिहेवियर चेंज कहते हैं, और ये बिहेवियर चेंज प्रैक्टिस का जो आंदोलन है, उसको पीएम मोदी ने इस देश में लागू किया है। बच्चे से लेकर जवान तक और बूढ़े तक अगर स्वच्छता के प्रति बिहेवियर चेंज हुआ है, तो वो क्रेडिट स्वच्छ भारत अभियान को जाता है। ये सारी चीजें जब आप कहते हैं और देखते हैं अपने सामने में, तब होता है कि आप गांधी के विचारों को किस तरह जीते हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान करने से अगर आपका ये नैरेटिव सीधे सीधे उन विचारों का अधिकार बनाता है, तो शायद आपको, मुझे जैसे झूठा कहा मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये नकली कहेगा। ठीक है, ठीक है। इस पर संदीप त्रिपाठी आप जवाब दें। मैं जानता हूं कि आप भी लोडेड हैं इस पर जवाब देने के लिए, लेकिन मैं दरअसल एक कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो चलाना चाहता हूं जो उसी कर्नाटक में हो रहे हैं जहां पर ये अधिवेशन हो रहा है, और उसी कर्नाटक से हैं जहां पर जिसको कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, और वो कह रहे हैं कि हम जो है आपस में जो सिर फुटबॉल है उसको नहीं होने देंगे। ये जय बापू और जय हाँ, उसी कर्नाटक से हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और सबसे खास बात है कि ये दलितों के खिलाफ हिंसा है। ये वीडियो देखिए। ये बांध करके, उस दलित को बांध करके, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हैं, जिनको जो सारे दलित मजदूर हैं, जिनको बांध करके और उनको पैर स्टिल कराया गया है। एक व्यक्ति ने उसके पैरों पर पैर चढ़ा रखा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये हृदय विदारक है। ये कर्नाटक की वो तस्वीरें हैं, आप देखिए। बस इससे ज्यादा शायद मैं भी नहीं देख पाऊंगा। इन तस्वीरों को हटा लीजिए। वो बच्चा दर्द से कराह रहा है, वो व्यक्ति दर्द से कराह रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है इस पर वेदना अपनी व्यक्त करने के लिए। कर्नाटक में इसका विरोध हुआ है और बीजेपी ने इसका विरोध किया है। उनके सांसद क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बिजापुर नगरदली मैं दलितों पर हिंसा करने की इस सबसे खराब घटना की निंदा करता हूं। यह घिनौना कृत्य इतांगी भट्टी के मालिक ने तब किया जब वह मेले से वापस आया। जो भी ऐसा करता है वह गलत है। जिसने भी इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करने के लिए हम पर दबाव डाला, वह बड़ी गलती है। और बहस एक बार फिर से शुरू करेंगे। एसएन सिंह, संदीप त्रिपाठी, विनोद मिश्रा, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, लेकिन ये वीडियो आपने भी देखा होगा, दिल दहलाने वाला है, विचलित करने वाला है। देखिए क्या रिएक्शन देंगे आप इस पर। मैं तो शायद कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं सच में स्तब्ध हूं इसको देख करके।
निखिल जी, बहुत ही दुखद घटना है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे जिस तरीके से गुजरात पे वीडियो आए, उत्तर प्रदेश में वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं दलितों पर, तो ये दुखद घटना है किसी भी प्रदेश में हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो है कर्नाटका की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं एक अपेक्षा और भी भारतीय जनता पार्टी से रखता हूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने एक जो भारत के सबसे बड़े दलित नेता हैं उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कार्यकर्ताओं ने काम किया, अब की बार वहां पर चुनाव हो रहा है, मैं आशा करता हूं कि अब की बार पंडित जी जाएंगे और कोई दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा। दलित को मेरी जिस ये तरह से अपेक्षा- दलित आप सुनिए विनोद जी, जो जिस दलित पर यह अत्याचार हुआ है उसके अभी तक तमाम प्रयासों के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और आप दूसरा उसको गुजरात और उत्तर प्रदेश और कहां से आप उसको जोड़ रहे हैं। कम से कम आप इस पर 2 शब्द ही बोल दीजिए ये कहने के लिए। आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा है इस वीडियो को लेके? आपने देखा है पार्टी अध्यक्ष, जिनको आप एक दलित पार्टी अध्यक्ष कहते हैं, उनका ट्वीट देखा है? नहीं, इस पे कोई कमेंट देखा है? नहीं देखा है। होगा कैसे? मैं जवाब दे रहा हूँ जी सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहां तक मुझे जानकारी है वो भट्टा मजदूर पहली बात तो कर्नाटका का रहने वाला नहीं है और उसने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? इस देश का रहने वाला है, इस देश का रहने वाला है, कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी? निखिल जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात आ जाने दीजिए, दर्शकों तक बात सही जानी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है, सिर्फ वीडियो वायरल हुआ है। कंप्लेन नहीं करने दिया गया है, यही सांसद कह रहे थे। आप सुनिए उनकी बात। वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस मजदूरों को कंप्लेन नहीं करने दिया गया। नहीं, देखिए वीडियो बाइट से काम नहीं होता। अगर इनको लगता है कि वहां पर इस बात की सुनवाई नहीं हो रही है, मैं आग्रह करता हूं भाई, जाइए आप सांसद जी, जाइए स्वयं, जाइए उस मजदूर को लेकर एफआईआर लिखाइए। अगर नहीं लिखी जाती है तब वो बात रखें। हम आपका पॉइंट आ गया, दलितों के खिलाफ आपका दिल देख लिया। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ संदीप त्रिपाठी जी आप थोड़ा शांत हो जाइए। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आपका दिल देख लिया। बीजेपी सांसद को जाना चाहिए, सरकार बैठी रहे, इस वीडियो पर स्वतः संज्ञान कोर्ट ले लेगा, यकीन मानिए। सरकार नहीं लेगी तो कोर्ट ले लेगा, आप परेशान मत होइए। एसएन सिंह, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे गांधी जी के बारे में, और आज ये सब कुछ दिख गया। जो हम असली और नकली की बात कहते थे ना, जो राष्ट्र को के प्रति समर्पण का भाव रखता है, जो देश प्रथम का नारा देता है, जो सबके साथ सबके विकास की बात करता है, वो मोदी जी होते हैं। आप देखे होंगे कि जहां कहीं भी अगर दलितों पे कोई बात आती है तो मोदी जी सबसे पहले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो वो अच्छी बात कही, उन्होंने कहा ये झूठा है। एक शब्द वो कह दिए होते कि नहीं इस पे कार्रवाई होगी, चाहे वो जो भी हो, ऐसा नहीं करेंगे। और ये पहली बार नहीं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम जी रहते हैं, और जब गांधी जी और सीताराम जी से, नकली गांधी परिवार से और सीताराम जी से डिस्प्यूट होता है तो उनको भी एक कमरे में बंद कर देते हैं लोग। उस कमरे का नाम नहीं ले सकता हूं, हो सकता है वो पता नहीं क्या टॉयलेट बाथरूम था, उसमें बंद करके पिटाई कुटाई करते हैं लोग और उनके कपड़े फाड़ देते हैं। इसलिए इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से जनता को देखना चाहिए, ये संसार के सर्वोपरि परिवार है, ये भारत का सर्वोपरि परिवार है। ये ना गांधी जी को मानता है, ना देश को मानता है, ना दलितों को मानता है। और जब मोदी जी एक दलित बेटी को राष्ट्रपति बनाते हैं, उस समय भी दलित बेटी का मजाक उड़ाने का कार्य, राष्ट्रपति जो देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस गरिमा का मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। आज देश की जनता का सर झुकाकर मोदी जी की तरफ से सैकड़ों बार सम्मान है कि देश की जनता ने कांग्रेस की हालत इसलिए बना दी कि देश की जनता का, गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का कभी उत्थान इन्होंने सोचा नहीं, हमेशा वोट बैंक की तरह। आज जो बैठक कर रहे हैं वो भी वोट बैंक की तरह। अरे आप कहिए कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, आज एक दलित बेटे की जिस तरह से पिटाई हुई है, कांग्रेस की सरकार में हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हम आपके चैनल पर ये अनाउंस करके जाते हैं, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ, हम तो अंत्योदय कहते हैं ना, अंतिम व्यक्तियों तक हम कहते हैं हम गरीब के साथ खड़े हैं। मोदी जी आज गरीब के साथ खड़े हैं। आप पिछली बार भी देखे होंगे, अर्धकुंभ लगा था, मोदी शांत हो जाइए, छूकर पैर धोकर दिखाते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए हैं, हम राष्ट्र प्रथम हमारा नारा है।
और जो परिवार प्रथम वाले हैं वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं गांधी जी हम ही को मान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी कहेंगे गांधी जी हम ही को मान लीजिए, अब नकली राहुल गांधी जी कहेंगे गांधी जी हम ही को मान लीजिए। इसलिए अभी हमारे आदरणीय मित्र ने कहा था कि गांधी जी जो थे वो व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक दर्शन था, गांधी जी एक विचारधारा थी जो नकली कांग्रेस में कभी आ नहीं सकती। निखिल मैं बीच में आना संदीप त्रिपाठी जी दरअसल मैं आपके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अब आप लगातार जितनी देर कोई बोलता है उतनी देर आप उसको बोलने नहीं देते हैं, तो अब आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब आप रुकिए, अब आप रुकिए, अब आप नहीं प्लीज एसएन जी ऐसा मत करिएगा, त्रिपाठी जी के बीच में मत बोलिएगा। लेकिन चलिए विनोद जी आप जल्दी से अपनी बात करिए, बहुत शॉर्ट, थोड़ी मुझे मैं चाहूंगा शॉर्ट में, विनोद जी बहुत शॉर्ट में। त्रिपाठी जी थोड़ी सी इजाजत मुझे दे दीजिए, आप लोगों ने तो दोनों प्रवक्ताओं ने खूब जब का अभ्यास किया है जी। हमारा इस पार्टी ये अपनी स्टोरी में ये दिखाने का जो आज का कट की घटना है, ये दिखाने का सिर्फ ही मकसद है कि हमें कोई आपके को इस तरह से ये नहीं करना है कि आप देखिए और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ये बात विजय अपना करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बात, एक सेंसिबिलिटी का सोचिए कि आपने सिर्फ एक नैरेटिव जय भीम का दे दिया। आप अभी इसमें अधिवेशन में प्रस्ताव ला रहे हैं कि मऊ के अधिवेशन में हम जाके गृह मंत्री अमित शाह का हम इस्तीफा मांगेंगे। आप इस्तीफा मांग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने एक एडिटेड वीडियो चला दिया और उस एडिटेड वीडियो पे आप लगातार नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। ये एडिटेड नहीं हमने चलाया है, ये सीधा सीधा जीवंत वीडियो दिया है और इस वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया बाएं दाएं हो रही है। सवाल यह है कि दलितों के प्रति सम्मान का भाव जो गांधी जी रखते थे उसको पीएम मोदी ने कैसे जिया है, वो प्रयागराज कुंभ में आपने देखा होगा। ठीक है, 22 करोड़ लोग आए थे निखिल उस कुंभ में और उस पूरे कुंभ के समर्पण भाव में पीएम मोदी ने वो स्वच्छता जो कर्मचारी थे उनको दिया था क्रेडिट और उनके पांव धोके उनके साल से उनका अभिनंदन करके उन्होंने उन्हें सम्मानित किया था। तो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का जब तक आपके मन में वो भाव नहीं होगा, वो सम्मान नहीं होगा, तब तक अगर आप बापू का नाम सिर्फ जय बापू जय भीम कहते हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी और निखिल जी 10 सेकंड मैं जोड़ता हूं। आप देखिए ना, मोदी जी दलितों के आवास को पक्का मकान बनवाने का कार्य कौन करता है? मोदी जी। उसमें शौचालय बनवाने का काम कौन करता है? मोदी जी। 50 साल इनकी सरकार रहती है। जो लाइट जो है वो अमीरों की शोहरत को बढ़ाती थी कि नहीं, अमीरों के घर में लगती है, गरीबों के घर में उजाला और उज्ज्वला देने का कार्य कौन करता है? मोदी जी। इसलिए हम कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर होता है। ठीक है, कांग्रेस केवल कथनी करती है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ठीक है, दलितों के लिए काम कर रही है, देश के उत्थान के लिए काम कर रही है। ठीक है एसएन जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड का एक और कमेंट लेना चाह रहा हूं। हमारे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप करिए, उसके बावजूद मैं ये चाहता हूं कि ये जो जय भीम और जय संविधान जोड़ा है, पूरे अपने लाइफ टाइम में जिस तरह से अपमानित दलित किया गया डॉक्टर अंबेडकर को, क्या मजबूरी नहीं दिख रही है इसमें कि दोबारा डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए जय भीम और जय संविधान का नारा इसमें जोड़ा गया है संदीप त्रिपाठी, ताकि ये जो सारा एक्शन लिया जा रहा है उस पर पर्दा ढाका जा सके और बताया जा सके कि हम तो सबसे बड़े उनके कसीदे पढ़ने वाले हैं। नहीं सर, निखिल जी देखिए, पहली बात तो अंबेडकर जी को हम लोग मानने वाले हैं, तभी जो है संविधान सभा में इतना बड़ा पद उनको मिला। उसके बाद हमने मंत्री बनाया, वो चुनाव हारते, हमारे ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव हारते हैं, फिर राज्यसभा में हम ही लेके आते हैं उनको, दूसरा कोई नहीं लेके आता, और मरणोपरांत तक वो राज्यसभा रहते हैं। तो ये कहना कि हम उनसे कभी दूर रहे, पहली बात तो ये सत्य है। वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, वो चुनाव हारे, उनको जनता ने हराया, लेकिन हम उनके साथ ही इसलिए उनको राज्यसभा लेके आए। अब बात आई अभी जिस तरीके से एसएन जी की आपने बीच में बोलने की बात की, वो झूठा उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वीडियो झूठा, मैंने कतई नहीं कहा, इस पे मैंने उनको टोका, इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। अब आती है बात बापू जी की। बापू जी एक विचार हैं और उन विचारों को भारतीय जनता पार्टी दूर, ठीक है, इस पर बात हो चुकी, इसीलिए मैंने कहा कि 30 सेकंड, इसीलिए कहा 30 सेकंड, क्योंकि मैं अंबेडकर पर बात करना चाह रहा था, अंबेडकर पर कुछ और कहना है, उसमें सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन मिल जाएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बापू पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, अंबेडकर पर मैंने 30 सेकंड कहा था, इसीलिए आपने कहा कि जनता ने उनको हराया। फैक्ट्स क्या है? एसएन सिंह के पास जाऊंगा। निखिल जी, एसएन सिंह के पास जाऊंगा। आपका बारी हो गया, आपकी बारी हो गई। राष्ट्र के गौरव आदरणीय अंबेडकर जी का जिस तरह से उपहास अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां उड़ा रहे हैं, इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने नहीं बनाया, देश ने बनाया, देश की जनता ने बनाया, सर आंखों पर बैठाया। ये तो चुनाव हराने का कार्य किए और
आदरणीय अंबेडकर जी ने कहा था, कांग्रेस के लिए कहा था कि देखिएगा देश में जो है कभी धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे इतर जाके 2 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं भारत में जहां दलितों का आरक्षण नहीं है, जहां आदिवासियों का आरक्षण नहीं है, जहां ओबीसी का आरक्षण नहीं है। हमेशा दलित विरोधी कार्य करने वाली कांग्रेस को मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि कभी भी आप बाबा साहब को सम्मान देने का कार्य नहीं किया। आपके लिए परिवार प्रथम, अगर आप सम्मान देते तो बाबा साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे पहले भारत रत्न आपको देना चाहिए, आपने दिया नहीं। आपके लिए केवल अपना परिवार, वो जो नकली गांधी, झूठा परिवार जिसने न देश के लिए कोई कार्य किया न अंबेडकर जी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत जल्दी से कमेंट चाहूंगा विनोद मिश्रा जी, बहुत शॉर्ट में। जय भीम जय संविधान, क्या वोट बैंक के अलावा और कुछ आ रहा है इसमें? देखिए, ये तो दोनों प्रवक्ता आपस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो त्रिपाठी जी को बताना चाहिए था, मैं ये चीज़ उनको याद दिलाता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन के साथ में जो एक स्लोगन लेके राहुल गांधी आए और पूरे देश में जिस तरह से घूम करके ये कहना शुरू किया था, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये उन्होंने एक आदर्श स्लोगन बनाया। उसका फायदा कितना मिला ये नहीं मिला, लेकिन जैसे ही लोगों को ये लगने लगा कि राहुल गांधी का ये जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव में वो राहुल गांधी कितने सही है, तो एकदम आप देख लीजिए कि राहुल गांधी का ये पूरा नैरेटिव फ्लॉप कर गया। अब ये है कि इस देश के संविधान को लेके, संवैधानिक सत्ता को लेके, संवैधानिक आस्था को लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जीवन जिया है पिछले 12 साल का, 11 साल का, क्या आज तक किसी देश के किसी प्राइम मिनिस्टर ने जिया है? मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। क्या इस देश ने देखा नहीं है कि एक एक देश, एक एक टेन्योर में 5-5 साल में 25-30 बार प्रेसिडेंट रूल लागू होते थे? क्या इस देश ने इमरजेंसी नहीं देखा है? क्या इस देश में इस तरह की चीजें नहीं देखी है? तो आप जो एक फेक नैरेटिव कर रहे थे, उसको एक सिर्फ राहुल गांधी का ये संविधान का जो अपना लाल किताब है, जो आपने देखा है कि महाराष्ट्र में बांट रहे थे तब कई किताबें खाली पड़ी हुई थी, तो ये सारी चीजें आपकी नैरेटिव फ्लॉप कर रही है। ठीक है, उस नैरेटिव को जिंदा करने के लिए आप लगातार उसमें आज अगर जय बापू कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, जय संविधान डाल रहे हैं, तो आप लगातार उस नैरेटिव को लगातार उसमें थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं कि हम उसी पे कायम हैं, जबकि ये लोग मान लिया है कि आपने लोकसभा में जो नैरेटिव लेके आया था वो सीधा सीधा एक फ्लॉप शो था। हो सकता है कि उसका आपने कुछ फायदा लिया हो, लेकिन जनता इस चीज को विश्वास करने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, ये अधिवेशन आएगा तो इससे जुड़ी हुई और खबरें आएंगी, हम इस पर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल संदीप त्रिपाठी जी आपका, एसएन सिंह जी आपका और विनोद मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली के सियासत की, किस तरह से यहाँ वादों और दावों की झड़ी है, लेकिन उस बीच में क्या जो आराध्य देव हैं उनके बारे में भी कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। दिल्ली में प्रचार तेज हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान के बीच आज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार बनती है तो आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ऐलान किया है कि दिल्ली में जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं उनमें परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इस तरह बीजेपी ने गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर दिल्ली में हर वर्ग तक, हर तबके के बीच पहुंच बनाने की कोशिश की है। वहीं अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी आएगी तो फ्रीबी योजनाएं बंद कर देगी। 12 साल के अपने शासन में आम आदमी पार्टी फ्रीबी को ही सबसे बड़ा जीत का आधार मानती रही है। वैसे तीनों प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। फ्रीबी योजनाओं के जरिए वोटरों को साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दिल्ली में पिछले वर्षों में कांग्रेस की जगह आप ने ली है और मुकाबला सीधे बीजेपी से करती हुई दिखी है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने जा रही है। त्रिकोणीय दिखाई पड़ रहा है ये सारा दिल्ली का संग्राम।
जानकार ऐसा मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस पार्टी ने फ्रेंडली फाइट जो था, फ्रेंडली मैच का भ्रम जो है उसको तोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन गठबंधन की मजबूरी में खुलकर मैदान में आने से वो हिचकिचा रही है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए एसआईटी जांच कराई जाएगी। बोर्ड को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, अपने घर का निर्माण किया, इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर मुफ्त शिक्षा को बंद कर देगी। इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। राइट टू एजुकेशन के तहत कक्षा 8 तक सबकी शिक्षा जो एप्लीकेबल है वो मुफ्त है। एनीवेज, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों ने विकास के लिए कुछ नहीं किया है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भाजपा पे कि वो जूते बांट रहे हैं, भाजपा आरोप लगाती है कि कुर्सियां बांट रहे हैं। अरे ये बताओ, ये टूटी सड़कें कब बनेगी, जमुना का पानी कब साफ होगा, कब आम जनता को मुक्ति मिलेगी इस जहरीली हवा से? उसके लिए दोनों जिम्मेवार। और हमारा संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। धीरज, लगातार आप इन चुनावों को कवर कर रहे हैं, कौन सा कोण या ये कहा जाए कि किस तरह की लड़ाई आप देख पा रहे हैं? वादे दावे लगातार की जा रही है, फ्री बीज की बाढ़ है, एक दूसरे के फ्री बीज को गलत बताया जा रहा है, ठहराने की कोशिश की जा रही है कि हमारा वाला फ्री बीज ज़्यादा अच्छा है। इस बीच में किस तरह का संघर्ष आप देखते हैं? कांग्रेस भी अच्छा लड़ रही है। बिल्कुल, एक के बाद एक जो घोषणाएं सभी राजनीतिक दल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि घोषणाओं की बाढ़ दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणाओं की शुरुआत की, फिर उसमें जो कांग्रेस पार्टी ने भी एक छलांग लगाई और जो प्यारी दीदी जैसी योजना और बीमा जैसी योजनाओं की जो एक लंबी कह सकते हैं कि एक लंबी कतारें जनता के लिए खोलने का जो संकल्प है वो लिया। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए आम लोगों से एक तरीके से कह सकते हैं कि संवाद स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि जो बातें फ्री बी की कही है, उस फ्री बी के तर्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का साफ तौर पर यह कहना था कि हमारा जो फ्री बी नहीं है, हमारा ये संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी की एक जो सबसे बड़ी बात है कि वह अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाती है। हमने जो कहा है वो हमने किया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों के साथ जो वायदे किए, जो दावे किए, उसको उन्होंने पूरा किया है। आप स्टेटवार भी इसके बारे में डेटा ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हमने अगर महाराष्ट्र में जो कहा वो हमने किया, हमने हरियाणा में जो किया कहा वो हमने जनता के उन वायदों को पूरा किया। या बाकी राज्य, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी हमने जो संकल्प लिया उसको हमने सिद्धि तक पहुंचाया। धीरज, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ठीक है। धीरज, कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको मैंने ये उनके मुंह से ये सुना कि भाई जो योजनाएं और जो वादे जो दरअसल लागू करने की बात में, उसमें तो लगभग सबने बराबर कर लिया, सभी ने फ्रीबीज किए हैं, सभी ने मुफ्त शिक्षा की बात कही है, सभी लोग कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। ऐसे में भ्रष्टाचार, कुशासन,
ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इन चुनावों में। किस तरह से इसको देखते हैं? एसआईटी बनाने की भी बात कही है, कहा है कि ये जो सारा भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 10-12 वर्षों में, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कहती है बीजेपी। देखिए, अगर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दा है, और उस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जनता के बीच में जाना चाहती है और उसी को मुद्दा बनाकर वो जा भी रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, जैसा कि आज साफ तौर पे कहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कि हम एसआईटी की जांच कराएंगे, और जिस तरीके से जो दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपये का एक तरीके से घोटाला हुआ है, जो पैसा यहाँ के जो लोगों के जो पाइप बदलने के लिए, लोगों के जो पीने के पानी के पाइप बदलने के लिए दिए गए थे, उन पैसे का जो इस्तेमाल नहीं हो पाया, और अगर पैसे का इस्तेमाल होता तो लोगों को शुद्ध पेयजल की जो सुविधा है वो जरूर उसे मिल जाती। उन्होंने शिक्षा पर भी हमला किया कि आपने पाठशाला बनाने के नाम पे जिस तरीके से करप्शन किया, हम उसकी भी जांच कराएंगे। और आपने जिस तरीके से जो शराब घोटाले में जो एक तरीके से जिसमें कि आपके मुख्यमंत्री जेल गए, आपके उप मुख्यमंत्री जेल गए, आपके 15 जो हैं वो विधायक जेल में गए, एक बार फिर जो भ्रष्टाचार के जरिए आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैग की रिपोर्ट है, और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि आपने कैग की रिपोर्ट का भी जवाब नहीं दिया है, जिसमें कि भ्रष्टाचार की जो बहुत सारी बातें कही गई है। एक इशू और भी है धीरज, हमारे पास समय नहीं है, वो है कि जो आराध्य देव हैं सनातनियों के, हिंदू धर्म के, उस पर उलूल जुलूल की कहानियां सुनाना, और उस पर भी अब अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जनता इन तमाम चीज़ों को देख रही है। आने वाले बुलेटिन्स में हम एक बार फिर आपसे उन सब पर भी बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।